50% लोग थे जब ये कोविड आया उसके बाद, उनकी इनकम जो है 62% घट गई। 62% घट गई, मतलब ये ऐसा चौंकाने वाला फिगर है। 62% घट गई। और जो ऊपर के 5% थे उन लोगों की इनकम जो है बहुत बढ़ गई। पोर्ट होता है और वो उस एरिया का मोनोपोली होता है, उस शहर की मोनोपोली होती है। अब जब से इन्होंने निजीकरण करना शुरू किया एयरपोर्ट्स वगैरह का, अभी लापरवाही से हुआ, तो जो लोग लापरवाही के लिए जिम्मेदार थे उनको पकड़ा क्यों नहीं किया? इससे तो ये सब समझ में आ रहा है कि शायद करवाया, और अगर करवाया गया तो इससे भयंकर चीज कोई हुई नहीं। और इसका एक प्रमाण इससे भी मिलता है कि जैसे ही पुलवामा हुआ, इनके गोदी मीडिया के एंकर खुशी से उछल रहे थे कि वी हैव वन लाइक क्रेजी, मतलब 40 जवान शहीद हो गए, और मीडिया के एंकर खुशी से उछल रहे हैं कि वी हैव वन लाइक क्रेजी। और इसलिए ये बात इतनी अहम है क्योंकि आज जो मेरे पास सूचना आ रही है, और एक सोर्स से नहीं कई सोर्सेस से आ रही है और क्रेडिबल सोर्सेस से आ रही है, मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलता, और जिसके पिट्ठू एंकर खुशी से उछल जाते हैं जब हमारे 40 जवान शहीद हुए, वो लोग कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते। और इसलिए हमको आज बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर सारे सिटीजन्स को होने कैसे दिया गया, कैसे हो गया, कैसे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी होंगे, और जिन लोगों ने ये समस्या बढ़ाई है, खड़ी करी है, जो उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं, खासकर मौजूदा सरकार, उसको उसका नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो मुझे बहुत खुशी से निकाला जा सकता है। इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई है पिछले खासकर कुछ सालों में। 1920 में या 21 में ये देखा गया कि जो नीचे के 50% लोग थे जब ये कोविड आया उसके बाद, उनकी इनकम जो है 62% घट गई। 62% घट गई, मतलब ये ऐसा चौंकाने वाला फिगर है। 62% घट गई। और जो ऊपर के 5% थे उन लोगों की इनकम जो है बहुत बढ़ गई। इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई है कि अगर आप 1% वेल्थ टैक्स भी लगा दें, एनुअल वेल्थ टैक्स 1% लोगों की असली वेल्थ के ऊपर, और 30% एस्टेट ड्यूटी लगा दें, जो कि ज़्यादातर देशों में होती है, यानी कि जब किसी की मौत होती है तो उसकी वेल्थ सारी की सारी उसके बच्चों के पास ना चली जाए, उसमें से कम 30% स्टेट के पास आ जाए। सब देशों में होता है, हिंदुस्तान में बस ऐसा नहीं है। इसी से इतना पैसा निकल आएगा कि आप सब लोगों को न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार दे सकें। तो इसलिए ये तो बिल्कुल हमारी बेसिक डिमांड है। बाकी जो डिमांड्स हैं जिसका जिक्र सुबह ज़रूर हुआ होगा, ये जो हमारी भारत रोज़गार संहिता की जो बाकी डिमांड्स हैं कि भाई आप सरकार के जो रिक्त पद हैं उनको जल्दी से भरिए, आप पब्लिक सेक्टर में अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन नहीं करिए। अब देखिए, पब्लिक सेक्टर में 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये हम लोग को बात अच्छी तरह से ठीक से समझ लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर का निजीकरण हो ही नहीं सकता। अगर पब्लिक सेक्टर कुछ ऐसे सेक्टर्स में है, जैसे मान लीजिए जूते बनाने की कंपनी है, कपड़े बनाने की कंपनी है, मान लीजिए वो पब्लिक सेक्टर में है। जूते बनाने और कपड़े बनाने की कंपनी ऐसी है कि उसमें पब्लिक सेक्टर को होना ज़रूरी नहीं है, उसका आप निजीकरण कर सकते हैं, सरकार उससे हट सकती है। क्योंकि जूता और कपड़े बनाने की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें खूब अच्छा कंपटीशन है, और उसमें कोई ऐसे सब्सिडाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल मोनोपोली सेक्टर्स हैं, जैसे रेलवे, एयरपोर्ट्स,
पोर्ट्स, कई सेक्टर्स हैं जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, यानी कि उसमें आप कंपटीशन नहीं ला सकते। एक शहर में नॉर्मली एक ही एयरपोर्ट होता है, एक जगह एक ही पोर्ट होता है, और वो उस एरिया का मोनोपोली होता है, उस शहर की मोनोपोली होती है। अब जब से इन्होंने निजीकरण करना शुरू किया एयरपोर्ट्स वगैरह का, अभी 6 एयरपोर्ट्स पहले अडानी को दे दिए, फिर और कई सारे दे दिए, पोर्ट्स तो करीब करीब सारे ही अडानी को दिए जा रहे हैं। तो अभी हाल में खबर आई थी कि उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट में जो लैंडिंग फीस, जो फीस चार्ज करती है वो एयरपोर्ट, 6 गुनी बढ़ा दी, 6 गुनी एक बार में बढ़ा दी। जब आप प्राइवेट मोनोपोली बना देंगे तो वो तो जाहिर है कि लूटेंगे। सरकार ये कहती है कि नहीं नहीं वो रेगुलेटेड है, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको रेगुलेट करती है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है कि एक प्राइवेट मोनोपोली होती है, रेगुलेटर होता है, तो उसमें करप्शन भयंकर होता है, और रेगुलेटर को करप्ट करके प्राइवेट मोनोपोली अंधाधुंध प्रॉफिट कमाती है, लोगों को, जनता को लूटा जाता है। तो इसलिए जो भी मोनोपोलिस्टिक सेक्टर्स हैं, जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, उसमें बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पर सब्सिडी की ज़रूरत होती है, वहां प्राइवेट कंपनियां भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतने सारे हमारे जवान शहीद हो गए, उसके बाद कहते हैं, सरकार कहती है कि हमने कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई। इतने साल हो गए, 5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, उसकी आज तक किसी को रिपोर्ट पता ही नहीं है कि रिपोर्ट आई नहीं आई, क्या आई, किसको जवाबदेह ठहराया गया। इतने सारे इंटेलिजेंस अलर्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इग्नोर करने के लिए किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। और ये सुना है कि उन ऑफिसर्स को जिनको जवाबदेह ठहराकर जिनको पनिशमेंट मिलना चाहिए था, उनका प्रमोशन कर दिया गया। तो फिर बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लापरवाही से हुआ या करवाया गया। पुलवामा लापरवाही से हुआ या करवाया गया, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर अब पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है, और क्या तैयारी चल रही है, जो मुझे सुनने में मिला है, मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, ना ही ये बता सकता हूं कि किन लोगों ने मुझे ये बताया है कि पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा, जो कि जैश ए मोहम्मद या अल-कायदा द्वारा होगा या करवाया जाएगा। और बालाकोट 2 जो होगा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इनकर्जन, यानी कि ग्राउंड मूवमेंट, सिर्फ अब की बार बमबारी नहीं, अब की बार जो सुनने में आ रहा है और मल्टीपल सोर्सेस से सुनने में आ रहा है कि अब की बार थोड़े से ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजे जाएंगे। इसलिए नहीं भेजे जाएंगे कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर लें। लापरवाही से हुआ तो जो लोग लापरवाही के लिए जिम्मेदार थे उनको पकड़ा क्यों नहीं